बड़े बूढ़ों की एक कहावत होती है कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर लें लेकिन कभी किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो दुनिया में इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं होता और आपके इस कृत्य को ईश्वर कभी भी माफ़ नहीं करता है। जब कोई इंसान अपनी मजबूरी लेके हमारे पास आता है तो वो हमें कुछ समझ के आता है कि हो सकता है मुझे यहाँ से थोड़ी सी मदद मिल जाए, लेकिन जब हम उसकी मदद तो नहीं करते हैं, साथ में उसकी उस मजबूरी का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो वो हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है और इस कृत्य को ईश्वर कभी भी माफ़ नहीं करता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी है। और तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2004 में। 2004 में अफ़गानिस्तान जो था वो पूरी तरह से तितर-बितर हो चुका था, क्योंकि अमेरिका ने उस पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग की थी। क्योंकि 9/11 जो हमला हुआ था उसका माना जाता था उसका जो गुनहगार है वो है ऐमन अल जवाहिरी और उसामा बिन लादेन। तो ये 2 लोग ज़िम्मेदार थे जिनकी वजह से पूरे अफ़गानिस्तान पे हमला किया गया। अब जब अमेरिका ने और नाटो देशों ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था तो ख़त्म हुई, साथ में वहाँ की जो पब्लिक थी, जो रहने वाले लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इससे। ख़ास करके वो तबका जो काफ़ी गरीब होता है, जिसका डेली बेसिस पे कमाना खाना होता है। तो ऐसे ही काबुल के पास हेरात में एक जमाल सिद्दीकी नाम का आदमी रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था नसरीन और दूसरी का नाम था सना। नसरीन जो थी वो 25 साल की थी, लेकिन सना थी 12 साल की। जमाल का परिवार भी डेली बेसिस पे गुजारा करता था। जमाल जो था शहर हेरात के अंदर एक हाथ गाड़ी चलाता था, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन अच्छे से उसका परिवार का पालन पोषण हो जाता था। उसकी इतनी कमाई थी कि लगभग वो अपने परिवार को आराम से संभाल के चल रहा था। लेकिन 2004 में जब अफ़गानिस्तान पूरी तरीके से तितर-बितर हुआ तो जमाल का जो रोज़ी-रोटी थी वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। क्योंकि अमेरिकन और नाटो फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान में घुस चुकी थीं और जगह-जगह उन्होंने चेक पोस्ट लगा दिए थे, जिससे जो आम लोग थे उनका जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था। क्योंकि इतनी आसानी से कहीं पे ट्रैवल नहीं किया जा सकता था, ना ही कोई अफ़गानिस्तान में टूरिस्ट जाता था जिससे इन लोगों की इनकम होती। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पड़ोसी मुल्क में पलायन करते हैं। तो उसमें एक परिवार जमाल का भी था जिन्होंने पलायन के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा क्यों ना वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चले जाएं और वहाँ पर अपनी आराम से ज़िंदगी बसर करें। जब अफ़गानिस्तान के लोग चोरी-छुपे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उसमें जमाल का परिवार भी शामिल था। तकरीबन 2005 में जमाल का परिवार पाकिस्तान आ गया। जब जमाल का परिवार बॉर्डर पार करके पाकिस्तान आ गया तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह उनके पास नहीं थी और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करा के वो लोग अपने लिए कुछ सामान खरीद सकें। और ना ही बॉर्डर पार करते टाइम कोई भी फैमिली अपने साथ इतना सामान ला सकती है जिससे वो वहाँ पे अपनी फैमिली को चला सकें। क्योंकि बॉर्डर पार करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी देश की एक सेना होती है और उससे छुप छुपाते रात में या फिर डीलरों के ज़रिए या फिर तस्करों के ज़रिए बॉर्डर पार कराया जाता है। तो जमाल का परिवार भी जैसे तैसे बॉर्डर पार करके आया था। अब उनके सामने एक नया संकट खड़ा हो गया था, वो था जीने और मरने का। क्योंकि गुज़ारा करना भी एक चीज़ होती है और पेट भरने के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो बलूचिस्तान के अंदर ही जब बहुत सारे अफ़गान शरणार्थी रहने लग गए तो वहीं पर इन्होंने भी अपना शिविर एक लगा लिया और वहाँ पर ये लोग रहने लगे। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी वहाँ पे थोड़ा बहुत कमाने से शुरू हो गई। कुछ जमाल ने पैसा कमाना शुरू किया, कुछ इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ होती हैं जो काम करती हैं, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि सरकारें मदद भेजती हैं। किसी देश में जब वॉर क्राइम होता है तो वहाँ पे जो जनता होती है उसके बाद उसकी सपोर्ट के लिए लोग जाते हैं और उनको पैसा दिया जाता है, खाना दिया जाता है। तो इस तरीके से इन लोगों की भी थोड़ी-थोड़ी मदद पाकिस्तान के अंदर होने लगी, जिससे इनकी आम ज़िंदगी जो थी वो पटरी पे लौटने लगी। पैसा तो अफ़गानिस्तान में भी इनके पास नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर भी पैसा नहीं था, लेकिन ये एक अपना मुल्क भी नहीं था। वहाँ तो कम से कम इतना था कि हम लोग अफ़गानिस्तान के शहरी हैं, लेकिन अब ये अफ़गानिस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ चुके थे और यहाँ पर रह रहे थे। जमाल की जो बड़ी बेटी होती है उसकी उम्र तकरीबन 26 साल हो चुकी थी, तो वो भी चाहती थी कि वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी कि मैं अपने पापा के साथ कुछ काम करूं और उनका हाथ बटाऊं जिससे हमारे परिवार अच्छी तरीके से चलने लगे। लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि उसको कोई ऑफिशियल काम मिल सके। वो सोचती थी किसी ऑफिस के अंदर झाड़ू पोछे का काम मिल जाए या फिर साफ़ सफाई का काम मिल जाए। तो इसके लिए वो फैसला करती है कि मुझे इस्लामाबाद या फिर लाहौर या कराची जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं आराम से कोई काम कर सकूँगी और अपनी
फैमिली की मदद कर सकूंगी। जब इस बारे में वो अपने पिता से बात करती है कि मैं भी काम करना चाहती हूँ, कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ और आपकी मदद करना चाहती हूँ, तो जमाल उसको ये कहते हुए मना कर देता है कि हमारे पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है और हम पूरे शहर में इधर उधर नहीं जा सकते जिससे हम काम मांग सकें या फिर उसके घर रह सकें। जमाल पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी को समझाने के लिए, लेकिन उसकी बेटी जो होती है वो उसकी सारी बातें मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसके सर पे भूत सवार था कुछ पैसे कमाने का और अपनी फैमिली की मदद करने का। अपनी छोटी बहन के भविष्य के लिए वो काम करना चाहती थी। फिर वो एक दिन खुद ही फैसला करती है कि मुझे यहाँ से अकेले अपने माँ बाप को बिना बताए जाना ही होगा। फिर वो एक दिन फैसला करती है कि मैं खुद से चली जाती हूँ और बाबा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। एक दिन रात को वो अपने सारे कपड़े समेट कर रख लेती है, बैग पैक कर लेती है और रात में घर से निकल पड़ती है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ना ही इतना पुख्ता एड्रेस था कि कहाँ पे जाना है, किसके पास जाना है। बस उसको एक ही था कि मुझे इस्लामाबाद या फिर लाहौर या फिर कराची, इन 3 शहरों को उसने एम करके रखा था कि मुझे इन 3 शहरों के अंदर जाना है और ये बड़े शहर हैं जहाँ पे मुझे आसानी से काम मिल सकता है। जब वो हाईवे पर खड़ी थी तो उसको कोई भी बस वहाँ पे रात में नहीं मिलती है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर इतना बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आज 2025 में भी काफ़ी पीछे है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। और जो वुमेन की सेफ्टी है उसके मामले में तो वहाँ कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं, वॉर क्राइम्स होते रहते हैं, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएँ भी होती रहती हैं। अब जो थी ये खड़ी थी एक अनजान सड़क के ऊपर, लेकिन इसको कोई सवारी नहीं मिलती है। लेकिन वहां पर एक ट्रक गुजरता है जिसको ये हाथ देती है। अब इसने मुंह पे नकाब लगा रखा था, तो ट्रक वाला वहां पे गाड़ी रोक लेता है और रोक के इससे पूछता है कि तुमको कहाँ जाना है। ये बोलती है कि मुझे कराची या फिर इस्लामाबाद या फिर लाहौर, इन 3 शहरों में से कहीं भी जाना है। अगर आप इन तीनों जगह में से कहीं जाते हो तो आप मुझे ले चलिए। अब इत्तेफाक की बात देखिए, जो ट्रक था वो भी कराची जा रहा था, लेकिन ट्रक का जो ड्राइवर था वो इसको अपने साथ बिठा लेता है और उससे बातचीत शुरू कर देता है। बातचीत करते करते वो समझ जाता है कि ये पाकिस्तान की नहीं है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो अलग है। तब वो इससे और पूछता है तो ये बताती है कि ये अफगानिस्तान से है। वो इससे सारी बातें पूछता है और ये उसको सब कुछ बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे आई, हमारा परिवार ऐसे ऐसे अफगानिस्तान से भाग के बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में आने लगा है और मैं कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। ये उसके अपने बारे में सब कुछ बता देती है। और ट्रक ड्राइवर की जो उम्र थी तकरीबन 45 से 50 साल के बीच में थी। अब ट्रक ड्राइवर के दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं किसी तरीके से इसका चेहरा देखूं। अब चेहरा देखने के लिए वो डायरेक्ट तो नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि इसकी आवाज़ जो थी वो एक लड़की की जैसी थी, तो इसलिए उसके दिमाग में हो रहा था कि किसी तरीके से इसका चेहरा देखें जिससे पता चल जाए कि ये लड़की कैसी है, या फिर औरत है या फिर बुड्ढी है। ट्रक चलते चलते तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम हो जाता है। फिर ट्रक ड्राइवर क्या होता है, एक ढाबे पर गाड़ी लगा देता है। अब उससे पूछता है कि आपको भूख तो नहीं लगी है? तो लड़की वो हाँ में सिर हिला देती है कि हाँ मुझे भूख लगी है और मैं खाना खाना चाहती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, तुम नीचे मत उतरो और यहीं पे बैठे रहना, बाहर झाँक के भी मत देख लेना, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। अब ट्रक ड्राइवर ढाबे पे जाता है और वहाँ पे 2 खाने के पार्सल लगवाता है, दोनों को पैक कराता है और ट्रक के अंदर लेके आ जाता है। फिर साथ में दोनों जब खाना खाने बैठते हैं तब वो लड़की अपना नकाब हटाती है, तो वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। और अफ़गानिस्तान के लोग पठान होते हैं तो लंबे चौड़े होते ही हैं, और उसके साथ वो लड़की काफ़ी खूबसूरत भी थी। तो ट्रक ड्राइवर की जो नीयत होती है वो वहाँ पे ख़राब हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग खीर खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा खाना अच्छा होता है और हम लोग मीठा खा के ही यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ की खीर जो है वो काफ़ी फेमस है। इस तरीके की बातें वो उस लड़की को बताता है। उसके बाद सीधा ट्रक से नीचे उतर के जाता है और वहाँ पे ढाबे से सेटिंग करता है और कुछ नशीली दवाइयाँ वहाँ से ले लेता है, क्योंकि ढाबे पे अक्सर ऐसी सेटिंग बनी रहती है इन ड्राइवर्स की, ये हमेशा जाते रहते हैं तो इनको हर चीज़ आसानी से वहाँ पे मिल जाती है। एक खीर की प्लेट वो ऐसी सादा रखता है जिसे वो खुद खाने वाला था। उसके बाद एक खीर की प्लेट में कुछ गोलियां मिला देता है जो उस लड़की को वो देने वाला था। दवाई को खीर में मिलाने के बाद वो सीधा ट्रक में पहुंचता है, लड़की को दवाई वाली खीर दे देता है और अपनी सादा वाली खीर खा लेता है। लड़की जब दवाई वाली खीर खा लेती है तभी उससे बोलता है ठीक है अब हम लोग निकलते हैं कराची के लिए, और सुबह 4 बजे तक हम लोग कराची पहुँच जाएंगे। और तकरीबन खाना खाते खाते इन लोगों को रात का 1 बज चुका था। जैसे ही ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करता है और गियर लगाता है, गाड़ी चल पड़ती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो आगे देखता है तो लड़की को धीरे धीरे नशा होने लगता है और वो ऐसे ऐसे अपना सिर हिलाने लग जाती है। तो ये समझ जाता है कि अब कैप्सूल का असर होने लग गया है। करीब 30-40 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद इसको एहसास होता है कि लड़की पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी है। फिर ये गाड़ी को साइड में लगाता है और इधर उधर रोड पे ताका झाकी करता है। ये देखता है कि रोड सुनसान है, अब कोई आने वाला नहीं है और ये अपने काम को कर सकता है। उसके बाद एक गाड़ी साइड में लगा के आराम से थोड़ी देर इधर उधर और देखता है। उसके बाद समझ जाता है कि अब पूरा मामला क्लियर है, अब कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद ये लड़की का नकाब हटाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती
शारीरिक संबंध बना लेता है। ये एक बार शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट वहाँ पे और करता है, उसके बाद दोबारा भी उसके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद ये गाड़ी लेके वहाँ से निकलता है। जब सुबह के 5 बजते हैं तो लड़की की आंख खुलती है, तो कराची शहर में वो लड़की अपने आप को देखती है और उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि रात कुछ तो उसके साथ हुआ है। उस ड्राइवर के दिमाग में एक ख्याल ये भी आया था कि मैं अब इस लड़की को किसी कोठे पे अच्छे दामों में बेच दूंगा, और उसने कराची के अंदर एक कोठे पे बात करके मामला भी सेट कर लिया था और तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपए में उस लड़की को उस कोठे पे वो बेच देता है। लड़की को जब ये उस कोठे पे पहुंचाता है तो वो लड़की काफ़ी चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है। वो बोलती है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई सुनने वाला नहीं था। और ये ड्राइवर वहाँ से 30,000 रुपये की रकम लेके निकल पड़ता है। इसका काम हो चुका था, इसने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे और 30,000 रुपये में उस लड़की को एक कोठे पे इसने बेच भी दिया था। अब वो लड़की वहाँ पे जब कोठे पे पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, चीखती है, चिल्लाती है। हमेशा उसकी ज़ुबान पे एक ही रट लगी रहती है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है। लेकिन इस लड़की के पास अपने पापा का कोई पुख्ता एड्रेस भी नहीं था कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, और इसको कोई नंबर भी अपने पापा का मोबाइल का नहीं था, क्योंकि 2005 में मोबाइल फ़ोन भी इतने कॉमन नहीं थे। अगर हम लोग लैंडलाइन की बात करें तो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, लेकिन इसके पापा पाकिस्तान के रहने वाले नहीं थे, जिससे ये किसी पड़ोसी को जान करके वहाँ पे लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर सकती थी। अब इसको इतना एड्रेस भी पता नहीं था कि ये अपने पापा को एक ख़त लिख सकती थी कि वहाँ पे मैं फंसी भी हूँ, मुझे वहाँ पे बचा लो। और ये लड़की जिस्म फरोशी के उस दलदल में फंस जाती है। चंद सिक्कों के लिए इस आदमी ने उस लड़की को जिस्म फरोशी के इस दलदल में धकेल दिया और उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। इस केस का खुलासा 2017 में हुआ था, जब उस ड्राइवर को एक और केस में पकड़ा गया था। तब उसकी जब पिटाई हुई थी, उसको पुलिस ने रिमांड पे लिया था, तब उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे, जिसमें से उसका एक गुनाह ये भी था, उसने बताया था कि उसने किस तरीके से एक अफगान रिफ्यूजी लड़की को एक कोठे पे 30,000 रुपये की महज रकम के लिए बेच दिया था। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इसने चंद सिक्कों के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना सही होता है? क्या ऐसे मुजरिमों के लिए कानून को एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए, एक सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना ना हो कभी किसी मजलूम के साथ या फिर किसी मजबूर के साथ किस तरह की कोई भी दरिंदगी ना हो सके?